हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 1 है, इसका चैप्टर नंबर 2 जो है भारतीय संविधान में अधिकार, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर की जो पीडीएफ है, पीडीएफ नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बारे में आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। देखिए, ये आपकी बुक 1 है। बुक 1 में आपके टोटल 10 चैप्टर दे रखे हैं, जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं 2024-25 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 2। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पे सर्च कर सकते हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से, और आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, और ये जो वीडियो देख रहे हो आप, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। क्लास 11 ईएसपी न्यू ग्रुप, सॉरी ईएसपी के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और फाइल्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ग्रुप के अंदर आप फाइल्स में जाओगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, और जो भी हम चैप्टर कराएंगे सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप उसको जाके ज्वाइन जरूर कर लो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज के इस टॉपिक को। देखिए, चैप्टर जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। पहले वाले जो चैप्टर 1 था संविधान, उसमें हमने संविधान के बारे में पढ़ा था, उससे ज़्यादा आसान ये वाला चैप्टर आपको लगेगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे अधिकार। अधिकार यानी जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकार का क्या मतलब होता है। ठीक है, अधिकार की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हमें अधिकार ना मिले तो क्या हम जी सकते हैं, जीवन जी सकते हैं? बहुत तरह के क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं। तो देखो, यहाँ पे मेनली 3 क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि अधिकार क्या है, यानी कि अधिकार का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है वो ये है कि अधिकार की हमको जरूरत क्यों पड़ती है भाई, क्या हम बिना अधिकारों के नहीं रह सकते? तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि संविधान जो है वो हमको कौन से अधिकार प्रदान करता है। तो ये तीनों प्रश्नों के जवाब जो हैं आपको आगे जो मैं टॉपिक कराऊंगा वहां पे मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने टॉपिक है हमारा, अधिकार से क्या आप समझते हैं, या फिर क्वेश्चन बन जाता है अधिकार से क्या अभिप्राय है, या फिर अधिकार का अर्थ बताइए। कैसे भी आपसे पूछे आंसर तो यही बनना है। तो इसको समझते हैं। देखिए, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो समाज में रहता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जाके जंगल में कहीं दूर अकेले रहने लग जाए, तो ऐसे वो नहीं जी पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। मनुष्य हमेशा से समाज में रहता आया है, और मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। ठीक है, समाज में वो रहता है। मनुष्य को अपना विकास भी करना होता है, और अगर मनुष्य को अपना विकास करना है तो उसके लिए कुछ अधिकारों की भी उसको जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, मनुष्य को अपना विकास करना है यदि, तो उसको कुछ अधिकारों की जरूरत पड़ती है। हम समाज में रहते हैं। ठीक है, जिस समाज में हम रहते हैं वहां पे एक सरकार भी होती है। तो हमें अधिकार कौन प्रदान करता है? हमको अधिकार हमारा संविधान प्रदान करता है, हमारी सरकार प्रदान करती है। ठीक है, तो हमें ये जो अधिकार है वो कौन देता है? राज्य देता है। अब राज्य से यहाँ पे क्या अर्थ है? राज्य का मतलब यहाँ पे है सरकार। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप इसको जिंदगी भर याद रखना कि राज्य जो है यहाँ पे, इस राज्य का मतलब आप वो वाला राज्य मत समझना कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, ये तो राज्य है। ये वाला राज्य नहीं है। ये राज्य का मतलब यहाँ पे है सरकार से या फिर सत्ता से। ठीक है, सरकार या सत्ता, इसको राज्य कहते हैं। तो ये हमें अधिकार जो है हमें राज्य देता है, और किसके तहत देता है? संविधान के तहत। हमारे संविधान में हमको कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिसको लागू हमारा राज्य करवाता है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। हमारा संविधान हमें कुछ ऐसे अधिकार देता है जिसकी हमको गारंटी देता है। मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में है उसके अनुसार, ठीक है, हमारा संविधान हमको गारंटी देता है कि आपको ये अधिकार हमने दे दिए, ये अधिकार तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई इसका हनन नहीं कर सकता। अगर कोई इसका हनन करता है तो आगे क्या प्रोसेस है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे समझिए, भारतीय संविधान के द्वारा मनुष्य को क्या मिले हैं? अलग अलग प्रकार के अधिकार मिले हैं। उसी में से सबसे महत्वपूर्ण हमारे मौलिक अधिकार है। ये अधिकार जो है मनुष्य को समाज में अपना विकास करने के लिए योगदान देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमको अधिकार ना मिले तो हम समाज में अपना विकास नहीं कर सकते। अब आप ये सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको 2 स्टोरी दिखाऊंगा। आपकी एनसीईआरटी में 2 स्टोरी है, उसको उसके तहत आपको समझाऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम 2 बात और समझ लेते हैं। देखिए, इन अधिकारों के बिना मनुष्य का विकास जो है वो नहीं हो सकता। भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। गारंटी भी आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये बेसिक चीजें थी अधिकार के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं।
अब देखो हमें अधिकार की जरूरत क्यों है। अब इसका एक एग्जाम्पल है स्टोरी के तहत, वो आपको समझाऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर हम आगे स्टोरी देखेंगे। देखिए मनुष्य को अगर अपना विकास करना है और उसको समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है, ठीक है, एक इज्जत वाली जिंदगी अगर उसको जीनी है, तो ऐसे में उसको अधिकारों की जरूरत पड़ती है। यदि मनुष्य को अधिकार ही नहीं होंगे तो वो अपना विकास कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मनुष्य को अपने अधिकार प्राप्त नहीं है तो वो क्या कर पाएगा, अपना विकास ही नहीं कर पाएगा। अब दो स्टोरी समझेंगे हम। यहां तक हमने क्या समझा, अधिकार क्या है, हमें अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है। लेकिन अगर हम इन स्टोरी को समझते हैं, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि अधिकार की हमें जरूरत क्यों है, अगर अधिकार ना मिले तो हमारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है, इसके लिए देखियो एक स्टोरी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में कि 1982 में एशियाई खेल होने थे। तो एशियाई खेल होने से पहले निर्माण का कार्य होना था, जैसे कि सरकार को कुछ फ्लाईओवर बनाने थे, ठीक है, कुछ स्टेडियम बनाने थे। तो ऐसे में सरकार ने क्या करा, कुछ ठेकेदारों को भर्ती कर लिया। अब फ्लाईओवर बनाने हैं और वहाँ पे स्टेडियम बनाने हैं, ऐसे में ठेकेदार को उन्होंने भर्ती कर लिया है। अब ठेकेदार क्या है, खुद तो काम करते नहीं है, ठेकेदार काम करवाते हैं मिस्त्री और मजदूरों से। ठेकेदारों ने क्या करा, देश भर से अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में जो गरीब मिस्त्री और मजदूर थे उनकी भर्ती कर ली। क्या हो, हमारे पास काम है और इस काम को तुम्हें करना है। अब यहां तक आपको समझते हुए चलना है, स्टोरी है बिल्कुल। आगे क्या होता है, मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया जाता है, यानी मजदूरों से काम कराया जाता है। बहुत ही बुरी कंडीशन होती है, बहुत गलत अ, माहौल में उनसे काम कराया जाता है। आप ये सोचो ना, उनको छुट्टी मिलती है, उनको बहुत कम पैसे देते हैं और उससे काम बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत बेकार स्थिति में इनसे काम कराया जाता है। फिर इन्हें सरकार के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी थी उससे कम मजदूरी दी। अब सरकार ने क्या किया था, एक न्यूनतम मजदूरी सेट कर रखी है कि भाई इतना पैसा तो हम देंगे ही देंगे, ठीक है, इतना पैसा जो है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, काम करते हैं तो। लेकिन अब होता क्या है, इनसे काम तो करवा लिया लेकिन इनको उतना पैसा दिया ही नहीं, इनको बहुत कम पैसा मिला। यहाँ पे ये समस्या थी। तो यहाँ पर आपको इतनी स्टोरी समझ में आई होगी। आगे देखो होता क्या है, समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े जागरूक होते हैं, उनकी टीम ने क्या करा, उनकी स्थिति का अध्ययन करा। उन्होंने देखा कि भाई मजदूरों के साथ कैसे कैसे गलत किया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक याचिका लगा दी, ठीक है, मजदूरों के लिए, मजदूरों के पक्ष में, कि भाई मजदूरों के साथ गलत हुआ है। उन्होंने ये लगाया, उन्होंने दलील दी कि जो तय की गई न्यूनतम मजदूरी थी, यानी जो मिनिमम जो वेजेस थे, ठीक है, कि इतना पैसा तो हमको मिलेगा मिलेगा, इतना पैसा हम मजदूर को देंगे देंगे, जो न्यूनतम, वो पैसा जो है उनको नहीं मिला था। तो इन्होंने बोला कि अगर हम न्यूनतम मजदूरी नहीं देते तो ये एक तरह से बेकार हो गया, यानी कि ये बंधुआ मजदूरी के समान है, यानी कि गलत है, ये मजदूरों के साथ जो है बहुत गलत हुआ है। ये इन्होंने याचिका लगा दी। अब कोर्ट में मामला गया, ठीक है, तो आगे कुछ ना कुछ एक्शन तो होना था। फिर नागरिकों को, जो इन्होंने कहा कि जो नागरिकों को एक मौलिक अधिकार प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे मैं आपको मौलिक अधिकार बताऊंगा, वहां पे ये सारे अधिकार बताने वाला हूं, ठीक है। तो कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी कि नागरिकों को शोषण के विरुद्ध एक मौलिक अधिकार प्राप्त है, और यहां पे उस मौलिक अधिकार का क्या किया गया है, उल्लंघन किया गया है, इसलिए ये याचिका लगाई गई थी। अब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने इस दलील को क्या करा, स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने बोला ठीक है आ जाओ। सरकार को निर्देश दे दिए कोर्ट ने। क्या निर्देश दिए, ये निर्देश दिए कि जो हजारों मजदूर हैं जिनसे काम किया गया है, काम करवाया गया है, उनको जो तयशुदा मजदूरी थी वो दिलवाई जाए। यानी कि मजदूरों के साथ जो गलत हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि इनको जो मिनिमम जो वेजेस के लिए, तो जो मतलब इनका जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी स्टार्टिंग में, आप उनको उतना पैसा तो दो ही दो, ठीक है, वो पैसा दिया जाए। तो ऐसे में मजदूरों को क्या हुआ, न्याय मिला कोर्ट के जरिए, और उनको जो पैसा उनका रुका हुआ था वो पैसा उनको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। अब आप सोचो कि यदि मौलिक अधिकार ना होते, ठीक है, हमारे देश में हमको अधिकार ना मिले होते, तो इन मजदूरों के साथ क्या होना था। आप समझ सकते हो कि अधिकार कितने जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए। आपको इस स्टोरी से समझ में आएगा। एक और स्टोरी सुनाता हूं आपको। सेकंड स्टोरी आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, थोड़ी ज्यादा ही आपको इमोशनल स्टोरी लगेगी। इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मचल लालुंग, ठीक है, ये असम का रहने वाला है। मचल लालुंग नाम थोड़ा आपको याद रखना मुश्किल होगा। इसको गिरफ्तार किया जाता है जब वो 23 साल का होता है, यानी जब वो 23 ईयर्स का था उस समय में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। असम का वो रहने वाला है। क्यों गिरफ्तार किया जाता है भाई, उस पर आरोप होता है कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा किया होगा, उसको मारा पीटा होगा, तो उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे की सुनवाई होती है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ये पाया जाता है कि ये जो व्यक्ति है मचल लालुंग, ये मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है, इसको कुछ ना कुछ मानसिक समस्या है।
जब ये देखा जाता है कि उसको समस्या है तो उसको इलाज के लिए क्या किया जाता है, अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है एक कैदी के रूप में। अब वहाँ पे उसका इलाज किया जाता है और वो इलाज उसका सफल होता है, वो ठीक हो जाता है बिल्कुल। अब सोचो, एक व्यक्ति है, उस पर आरोप है, उसको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में गया, पता लगा कि भाई वो तो बीमार है, उसको इलाज के लिए भेजा गया और वो ठीक भी हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे देखो क्या होता है। आगे डॉक्टरों ने, जेल के जो अधिकारी है, उनको दो बार सूचना दी, एक तो 1967 में, एक 1996 में, दो बार चिट्ठी भेजी कि भाई वो व्यक्ति जो तुमने अस्पताल में भर्ती कराया है वो स्वस्थ हो गया है, उसको यहाँ से ले जाओ और उस पर मुकदमा चलाओ। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लालूंग जो है वो न्यायिक हिरासत में बना रहा, वो मतलब कैद रहा, जेल में वैसा का वैसा रहा। जुलाई 2005 में जेल से उसको छोड़ा गया, ठीक है। इस समय उसकी एज जो थी वो 77 वर्ष की हो चुकी थी। अब सोचो, 77 साल, 23 साल की उम्र में उसको जेल में डाला गया था और 77 साल की एज में उसको वापस लाया गया, ठीक है। अब ऐसे में उसको क्या किया गया, लगभग लगभग 54 साल तक वो जेल में रहा। क्यों रहा? किसकी लापरवाही की वजह से वो जेल में रहा? जो पुलिस प्रशासन है उसकी लापरवाही से, ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन ने आगे उसके मुकदमे को चलवाया होता तो उसको इतने समय जेल में नहीं रहना पड़ता। अगर मान लो सही समय पे उसकी जो मुकदमा उस पर चलता, ठीक है, कोर्ट उसको सजा सुनाती, कितने साल जेल में रहता? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी उसको सजा मिलती। क्या वो 54 साल जेल में रहता? बिल्कुल भी नहीं रहता। लेकिन ये लापरवाही हुई, उसके कारण उसको क्या हुआ, 54 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस दौरान उसके मुकदमे पर एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। सोचो कितनी, उसकी तो पूरी जिंदगी ही जेल में बीत गई। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक बार राज्य में जो बंदी हो, जो कैदी होते हैं, उसका निरीक्षण किया, तब पता लगा उनको कि लालूंग नाम का कोई व्यक्ति है और ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है। तो उन्होंने फिर क्या करा, उसको आज़ाद करवाया। मचल का पूरा जीवन जो था बर्बाद हो गया। एक छोटी से जो उसने क्राइम किया होगा, चाहे जो भी क्राइम रहा हो, उस क्राइम की वजह से उसका पूरा जीवन जेल में बीत गया। उसके मुकदमे पे एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। अब सोचो, हमारा संविधान जो है वो सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर हम कोई अपराध करते हैं, कोई भी अपराध हमारे द्वारा होता है, तो उसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे, मुकदमा होगा, जो कोर्ट हमको सजा देगी उसके अकॉर्डिंग हमको जेल में रहना पड़ेगा, जो भी होता है ये सब होता है प्रोसेस, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पे गलत हुआ। तो अधिकार का क्या महत्व होता है आपको इस स्टोरी से भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको इन दो स्टोरी से अधिकार समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अधिकारों का महत्व आप जान चुके हो। देखो, भारतीय संविधान जो है इसमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जिसकी संविधान हमको गारंटी देता है, यानी ये अधिकार तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा ना मौलिक अधिकार कौन से संविधान के कौन से पार्ट में दे रखे हैं, कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं, ये समझ लेते हैं। देखिए, हमारे संविधान के भाग 3, यानी जो हमारे संविधान का पार्ट 3 है, पार्ट 3 में, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका डिटेल में वर्णन किया गया है। और संविधान का जो भाग 3 है, जो भाग 3 है, उसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर आप इसको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप याद रखोगे तो अच्छा है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार कहाँ चला गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आज के समय में मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं 6 हैं, लेकिन पहले जो हमारा संविधान बना था, ओरिजिनल संविधान जो था, उसमें 7 थे। एक कहाँ चला गया वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसको मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप मौलिक अधिकार को समझ लो। देखो, मौलिक अधिकार जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। ये सारे आपको दिखाई दे रहे हैं अधिकार, आप इनको एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। और देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि जो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, वो कौन सा था और इसको क्यों हटाया गया, ये देख लो। देखो, अनुच्छेद 31, ये संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता था पहले, ठीक है। पहले ये मौलिक अधिकार होता था, ये 7वां मौलिक अधिकार था। लेकिन एक 44वां संशोधन होता है हमारे संविधान में, उस संशोधन के तहत 1978 में ये संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, यानी मौलिक अधिकार की लिस्ट से इसको रिमूव कर दिया गया।
और इसको अनुच्छेद 300A के तहत एक क्या कर दिया गया, एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब ये क्या है, एक सामान्य कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया था भाई, उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ लोग ऐसे थे हमारे यहाँ पे, जमींदारी प्रथा वगैरह थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, बाकी जो समाज था वो गरीब था, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं थी। तो ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा संपत्ति ना रखे, इसलिए कहीं ना कहीं ये संपत्ति का अधिकार को वहाँ से हटाया गया था। हालांकि इस पर विवाद भी हुआ था, वो सब एक अलग विषय है, उस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल में बनेगी वीडियो। इतना आपको समझना है कि ये भी मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया गया और एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो 6 मौलिक अधिकार में अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है, फिर 23, 24, फिर 25 से 28, 29, 30 और 32। अब ऐसे में क्या हमको सारे याद रखने हैं? आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, 18 में क्या है, क्या इस तरीके से सारे याद रखने हैं हमको? क्वेश्चन ये बनेगा। तो हमको सारे याद नहीं रखने हैं। ठीक है, हमको सारे आर्टिकल याद नहीं रखने। कैसे पढ़ना है? समानता का अधिकार मैं आपको बताता हूँ आपको पढ़ना कैसे, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको सारे आर्टिकल याद रखने पड़ते हैं। लेकिन स्कूल में आप पढ़ते हो, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। अब जैसे समता का अधिकार की अगर हम बात करें तो समता का अधिकार का मतलब है समानता का अधिकार। ठीक है, हमारा संविधान जो है हमें समानता का अधिकार देता है, ये आपको पता है। आगे देखते हैं, अब एक एक पॉइंट को हमें पढ़ना है। कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा। ठीक है, ये हमें समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में मिला है। कानून के समान संरक्षण, कानून का सभी को समान संरक्षण मिला हुआ है, किसी के साथ कानून के आगे कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ उसके धर्म के आधार पे, उसके वंश के आधार पे, ठीक है, उसकी जाति के आधार पे, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। दुकान पे जाने से, होटल पे जाने से, कुएं पे जाने से, तालाब, स्नान घाट, सड़क, यहाँ पे प्रवेश करने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए समान व्यवहार है। कोई भी दुकान पे जा सकता है, होटल में जा सकता है, कुएं में जा सकता है, तालाब में जा सकता है, ठीक है, कहीं भी जा सकता है, सबको समानता है। रोजगार के अवसर सभी को समान मिलेंगे, किसी के साथ रोजगार के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा। और छुआछूत का अंत होता है आर्टिकल 17 के अनुसार। ये मैंने अलग से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपके पेपर में ना कभी कभी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है, और उपाधियों का अंत। पहले के समय में क्या होते थे, राजा महाराजा और ये सब सिस्टम होता था, उपाधि लिया करते थे, नाम के साथ उपाधियां जोड़ा करते थे। ठीक है, तो ये सिस्टम अब खत्म हो रखा है। उपाधि कौन लेगा? अगर आप बाहर से कहीं से किसी दूसरे देश से कोई उपाधि मिलती है तो भी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, और हमारी सेना में उपाधि वगैरह मिलती है तो वो मिल सकती है, लेकिन वैसे उपाधि जो है उसका अंत कर दिया गया है, कोई भी उपाधि वगैरह नहीं लेगा। तो ये हो गया हमारा समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। इसके बाद देखो स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला है। भाषण दे सकता है कोई व्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का उसको अधिकार है, अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकता है भाषण के जरिए। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, हम सभा सम्मेलन कर सकते हैं, एक जगह संगठित हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, भारत में कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, कोई भी पेशा चुन सकते हैं, पेशा मतलब कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, चाहे आप टीचर बनना चाहते हो टीचर बन सकते हो, व्यापार करना चाहते हो व्यापार कर सकते हो। ठीक है, आपको अधिकार है, लेकिन कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि आप ये बोलो सर आपने तो पढ़ाया था मौलिक अधिकारों में कि हम कोई भी पेशा चुन सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई इलीगल वर्क होने लग जाए, कोई ड्रग्स बेचने लग जाए या कोई गलत हरकत करने लग जाए तो संविधान के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। ठीक है, संविधान के दायरे में रह के हमको काम करना है। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके बाद जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्तियों और सजा पाए हुए लोगों को भी अधिकार मिले हुए, तो ये सारे के सारे अधिकार हमको मिलते हैं। इसके बाद हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसके खिलाफ भी हम जा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो ये हमें देखो, मानव का एक समय में क्या होता था, देह व्यापार होता था, वो बिल्कुल ही बंद हो रखा है, दुर्व्यापार नहीं होगा। बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, ठीक है, वो भी बंद हो गया, अब कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, उस पर रोक लगा दी गई है। जोखिम वाले काम जो होते हैं जैसे खदानों में काम कराना, पहाड़ी एरिया में काम कराना, या कोई ऐसा काम कराना जहाँ पे मतलब जोखिम है, खतरा है, वहाँ पे बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। ठीक है, उस पर रोक लगा रखी है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हमारा संविधान हमको यह अधिकार देता है। हम अपने धर्म को मान सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, प्रार्थना की आज़ादी है हमको, धार्मिक मामलों का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने तरीके से, पूजा पाठ जो भी हमें करना है कर सकते हैं। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता हमको होती है। और कुछ
शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होती है। लास्ट है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि हमें आर्टिकल 29-30 में मिलता है। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अधिकार हमारा संविधान देता है कि वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपनी जो उसकी परंपरा है उसका संरक्षण कर सके। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसको स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट अधिकार देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। आपके पेपर में मौलिक अधिकार जो है सारे नहीं आएंगे कि सारे एक बार में आ जाएंगे, कोई एक अधिकार आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो आपसे ये पूछ लिया कि बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे क्या है, ये मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार हमको क्यों मिलता है, कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको लागू करवाने के लिए हम अदालत में जाने का हमको अधिकार है। मैंने कहा था ना आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि मौलिक अधिकार की गारंटी हमारा संविधान हमको देता है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है हमको गारंटी दे रहा है कि आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अगर इन मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, कोई हनन करता है, तो आपको कोर्ट में जाने का अधिकार है, वो हमें इस आर्टिकल के तहत मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि ये जो अधिकार है इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, तो आप कहोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, किसने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, मान लो किसी के मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, तो हम सीधा कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सरकार को आदेश देता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा किसी के साथ हो रहा है और वो कोर्ट में चला जाता है, तो हमारी जो अदालत है वो सरकार को आदेश देगी कि भाई इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करवाया जाए। न्यायालय कैसे करता है, तो न्यायालय इसके लिए 5 प्रकार के रिट जारी करता है, 5 प्रकार के आदेश देता है। इसको रिट कहा जाता है या प्रादेश कहा जाता है। तो अब आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि वो 5 रिट कौन से हैं। तो वो 5 रिट जो है ये वो रिट हैं जिसके जरिए अदालत हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट, ये 5 प्रकार के रिट हैं। ये पांचों रिट आपको याद होने चाहिए। अब देखो पेपर में ना आपके ये पांचों रिट कभी भी नहीं आएंगे, इसमें से कोई एक रिट पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे बता लिया कि बताइए बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या अभिप्राय है, आपसे केवल ये पूछ लेंगे, या परमादेश पूछ लेंगे, या ये पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक पूछा जाएगा अगर पेपर में आता है। तो हमको पांचों का मतलब पता होना चाहिए, पांचों में से कोई भी आ जाए हम पेपर में कर पाए। सबसे पहले बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, अदालत, ये एक आदेश होता है, इसमें अदालत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, नाम से आप याद रख सकते हो बंदी। बंदी का मतलब यहाँ पे वो वाला बंदी नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे बंदी का मतलब है कैदी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अदालत में कैद, सॉरी, जिसको कैद किया गया हो, ठीक है, पुलिस के द्वारा। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, ठीक है, उसके साथ गलत हुआ है, तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने का आदेश दिया जाता है, यानी प्रत्यक्षीकरण, यानी उसको अपने सामने लाने का। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी का जो तरीका है वो गलत है, या गिरफ्तारी करने का जो कारण है वो गलत है, गैर कानूनी है, तो ऐसे में जो अदालत है वो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको रिहा कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि अदालत को, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को बेबुनियाद गलत तरीके से, इलीगल तरीके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कोई रीजन ही नहीं है उसको गिरफ्तार करने का, तो ऐसे में क्या होता है, उसको छोड़ा जा सकता है। ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर है, आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है परमादेश। परमादेश क्या होता है, जब अदालत को ऐसा लगे कि कोई सरकारी अधिकारी, ठीक है, कोई सरकारी कर्मचारी है, बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो अपना जो उसका कानूनी संवैधानिक जो अधिकार है उसका वो पालन नहीं कर रहा, यानी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा हो, तो ऐसे में जो अदालत है वो परमादेश जारी करेगी, और उस व्यक्ति, किसी का अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके मौलिक अधिकार उसको वापस दिलाएगी इस आदेश के तहत। ठीक है, परमादेश। तीसरे नंबर पे हमारा निषेध आदेश। यदि कोई निचली अदालत, ये देखो, ये निषेध आदेश मतलब किसी
आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि कोई ऐसा आदेश है जो गलत है, निषेध है, ठीक है। यानी मान लो कोई निचली अदालत है, उसने क्या करा, हर अदालत के अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं कि वो इन मामलों पे ही मुकदमा सुन सकती है, ठीक है। तो निचली अदालत, अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र, यानी ऐसा काम जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, यानी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे पे सुनवाई करती है, यानी ऐसा मुकदमा जिसपे उसको सुनवाई करने का अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी कर रही है, तो ऐसे में जो ऊपर की अदालत है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, वो उसको ऐसा करने से रोक सकती है। हाई कोर्ट भी रोक सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकती है। उसके लिए जो वो आदेश जारी करेगी उसको निषेध आदेश कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा। फोर्थ हमारा कौन सा है, अधिकार परीक्षा। जब अदालत को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर, ऐसी पोस्ट पर, ठीक है, ऐसी पोस्ट पर नियुक्त हो गया है, यानी उसकी भर्ती कर दी गई है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब हमारा जो न्यायालय है, हमारी जो अदालत है, वो अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसको पद से, काम करने से रोक सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, कोई सरकारी नौकरी फर्जी तरीके से प्राप्त कर लेता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पद पे नियुक्त हो गया है लेकिन वो उसके लायक नहीं है, उसने कुछ फर्जीवाड़ा किया है, और वो मामला अगर कोर्ट में जाता है तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, उस चीज को, उसको हटा सकती है, उस पद से काम करने पे, उस पद पे काम करने से उसको रोक सकती है, ठीक है। तो ये मामला है, इसे अधिकार परीक्षा। क्योंकि मान लो अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ मौलिक अधिकार का हनन कैसे होता है। अब देखो, एक व्यक्ति है, वो योग्य नहीं है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने पैसा देके या फर्जी तरीके से, उसने फर्जी तरीके से नौकरी ले ली, यानी जॉब ले ली। अब किसी व्यक्ति ने जो उसके योग्य नहीं है नौकरी ले ली, यानी गलत तरीके से नौकरी ले ली, तो उस जगह पे जेन्युइन तरीके से किसी एक आदमी का एक नौकरी गई है, तो उस जगह पे किसी दूसरे आदमी को तो होना चाहिए था। यानी उसने किसी का हक मार दिया है, जो उसके लायक था उसको वो नौकरी नहीं मिली, जो उसके लायक नहीं है उसको नौकरी मिल गई, यानी उसने किसी का हक मारा है, किसी का मौलिक अधिकार का हनन करा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप समझो। फिफ्थ नंबर पे है उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या कोई सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के कोई काम कर दे, यानी उसके अधिकार में वो काम नहीं है फिर भी कर दे, तो ऐसे में जो न्यायालय है उसके समक्ष विचारधान, जो उसके सामने जो भी मामला है उसको लेकर उत्प्रेषण रिट जारी कर सकती है उस निचली अदालत को या उस अधिकारी को, वो, ठीक है, वो जो मामला था वो दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरित कर सकती है। तो ऐसे में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचना भी बनी है, ठीक है, केवल कोर्ट नहीं, कुछ और भी हमारे इंस्टीट्यूशन है जो इसके लिए काम करते हैं। जैसे हमारा अल्पसंख्यक आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, ये भी इसके लिए ही काम करते हैं ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। तो ये 5 रिट है। एक क्वेश्चन है निवारक नजरबंदी, ये मैंने आपको लास्ट में क्यों कराया, ये आपके सेकंड जो मौलिक अधिकार था वहां पे आना था, लेकिन मैंने इस लास्ट में इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि यहां से आपके पेपर में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान है। निवारक नजरबंदी, इसका क्या मतलब होता है, देखो आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, कोई गलत कार्य करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है, तो ऐसे में उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसको सजा मिलती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी को इस शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, यानी शक के आधार पर गिरफ्तार करना, कि पुलिस को शक है कि कोई व्यक्ति, अपराध उसने करा नहीं है लेकिन बाद में फ्यूचर में वो अपराध कर सकता है, यानी कोई इलीगल एक्टिविटी में वो शामिल है, आने वाले समय में वो कोई अपराध कर सकता है और पुलिस को भनक लग जाती है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है निवारक नजरबंदी के तहत, ठीक है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसको निवारक नजरबंदी कहते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, किसी नॉर्मली क्या होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार तब करते हैं जब उसने कोई क्राइम करा हो, कोई अपराध करा हो, कोई गलत कार्य किया हो, यही होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को इस आशंका यानी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए कि उसने अभी तो कोई गैर कानूनी काम नहीं करा, लेकिन फ्यूचर में वो, भविष्य में वो कोई गैर कानूनी काम करने वाला है या कर सकता है। अगर किसी पे शक है तो उसको गिरफ्तार करना, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किए, ठीक है, उसमें जो फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। एक प्रोसेस होती है कि भाई जब कोई क्राइम करता है उसके बाद उसको पकड़ा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, उस प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उसको कुछ समय के लिए जेल में भेजा जा सकता है। इसको निवारक नजरबंदी हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि सरकार को लग रहा है कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहता है, कोई शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, अभी बेशक से नहीं है, 2-4 महीने बाद कर सकता है कोई क्राइम, तो ऐसे में वो उसको बंदी बना सकते हैं। बंदी बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है, उसको कैद कर लेना, ठीक है।
लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। किसी को अगर इसके तहत गिरफ्तार किया गया है तो 3 मंथ के लिए किया जा सकता है। अगर उस पे साबित हो जाता है कि हाँ भाई, जिस शक के आधार पे इसको गिरफ्तार किया गया था सच में ये कुछ वैसा ही कर रहा है, तो उसकी सजा को क्या करा जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर रहा था, तो फिर उसकी सजा वहीं पे रोक दी जाएगी। 3 महीने तक ही उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। तो निवारक नजरबंदी से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। एक टॉपिक है आपके बुक में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है इसको समझते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसको करके फिर हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। एक मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक है, वो भी आपको समझा दूंगा। देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, इसे समझिए। हमारा संविधान जब बनाया जा रहा था, संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो उस समय संविधान के जो निर्माता थे, यानी जो संविधान को बनाने वाले थे, उनको ये पता था कि स्वतंत्र भारत में यानी आजाद भारत में बहुत सारी चुनौतियों का सामना हमारी सरकार को करना पड़ेगा। ठीक है, जब देश आजाद होता है उसके बाद हमारे देश में हमारी सरकारों ने शासन किया, उससे पहले संविधान बनाया गया। तो संविधान बनाते समय सब कुछ पता था कि भाई देश में क्या सिचुएशन है, सरकार के सामने क्या क्या समस्या आएगी। तो इसलिए क्या हुआ, ऐसे में नागरिकों में समानता लाना और सभी का कल्याण करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमारे देश में जाति प्रथा थी, अमीर गरीब का भेदभाव था, ठीक है, बेरोजगारी थी और निरक्षरता थी, बहुत तरह की समस्याएं थी। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार संविधान बनाने वालों को अंदाजा था कि सरकार को बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने ये सोचा कि इस समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी हैं, यानी कुछ फैसले लेने जरूरी हैं। लेकिन इसके साथ ही वो इन नीतियों को, इन पॉलिसी को अपने आने वाली सरकारों पे जबरन नहीं डालना चाहते थे, मतलब उसके लिए बाध्यकारी नहीं बनाना चाहते थे कि सरकार को ऐसा करना ही करना है, ऐसा उन्होंने नहीं डाला प्रावधान। जैसे कि एग्जांपल देखो, मौलिक अधिकार दे दिए गारंटी के साथ कि ये मौलिक अधिकार है, इसका पालन करवाना ही करवाना है, चाहे जो हो जाए मौलिक अधिकार का पालन करवाना है। ऐसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें क्या है, इसमें गारंटी नहीं दी गई, यानी ये भी वो चीजें हैं जिससे कि जनता की भलाई के लिए काम किया जाए। नीति निर्देशक तत्व में भी जनता की भलाई का ही काम है, लेकिन सरकारों पर जबरन नहीं बांधा गया कि आपको ये करवाना ही करवाना है। सरकार चाहे तो करवा सकती है, सरकार ना चाहे तो ना भी करवाए। ठीक है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में कुछ निर्देशक तत्व जो थे उसको समावेश तो कर दिया, लेकिन उन्होंने न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी, यानी कि न्यायालय में जाके ये जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लागू करवाने के लिए केस नहीं लड़ा जा सकता, कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती, अगर मान लो सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में नहीं जा सकते, मांग नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सरकार की मर्जी है, वो चाहे तो हमारे लिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकती है, और अगर ना चाहे तो वो लागू ना करे। ठीक है, इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। ये होते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसलिए कहा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है, यानी वो उस पे मतलब उसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। अर्थ ये हुआ कि ये संविधान का एक हिस्सा जरूर है, ठीक है, इसको न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं करवा सकते, लेकिन हम ये है। अब नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है ये समझिए। नीति निर्देशक तत्व ऐसे लक्ष्य या फिर ऐसा उद्देश्य है जो कि एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, यानी समाज के हित के लिए सरकार को कुछ करना हो तो वो नीति निर्देशक तत्व है। मैं आपको और आसान करके समझाता हूं, दूसरे पॉइंट से आपको समझ में आएगा। देखो, ऐसे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए वो नीति निर्देशक तत्वों में हो सकते हैं। हमें मौलिक अधिकार में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिल गए हैं, और उस संविधान जो है हमें उसकी गारंटी देता है। लेकिन इसके अलावा प्लस हमें कुछ और अधिकार की जरूरत है, तो हम कह सकते हैं यस हमें कुछ और अधिकारों की जरूरत है, तो वो अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में हो सकते हैं। लेकिन संविधान इसकी गारंटी नहीं देगा, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये समझ में आया। फिर इसमें ऐसी नीतियां होती है जिसे सरकार को स्वीकार करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए कि जनता के लिए। आपको आगे मैं 1-2 एग्जाम्पल दूंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है। देखो, सरकारों ने समय समय पे नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने का प्रयास भी करा है। अब आपको यहां पे समझ में आएगा। देखो, हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी, जमींदार जो था उसके पास बहुत जमीन होती थी, गरीब आदमी के पास जमीन नहीं होती थी। तो सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लेकर आई। ठीक है, जमींदारों की जमीन कौन से लिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी नीति निर्देशक तत्व के तहत, यानी ऐसी पॉलिसी है
ये ऐसी पॉलिसी है जिससे कि जनता का भला हो सके, यानी जनता के हित के लिए जो सरकार ने काम किया है वो नीति निर्देशक तत्व में आ जाता है। फैक्ट्री अधिनियम लेके आई, कुटीर उद्योग जो है, लघु उद्योग जो है, उसको प्रमोट किया सरकार ने। सरकार ने एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी, ये भी नीति निर्देशक तत्व है। यानी सरकार ने ये कह दिया कि कम से कम मजदूर को इतना पैसा मिलेगा, उसकी गारंटी दे दी, यानी कम से कम इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, चाहे वो 5,000, 7,000, 10,000 जो भी फिक्स किया हो, उतना मजदूरी तो सबको मिलेगी, ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण का भी इन्होंने प्रयास किया, ये भी आपके नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार हो गया, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना हो गया, लोगों को रोजगार की गारंटी देना हो गया, स्कूलों में मिड डे मील योजना हो गया। ये सब क्या है, ये जनता के हित में लिए गए फैसले हैं, तो ये सब नीति निर्देशक तत्व में आ सकते हैं। अब सरकार चाहे तो मिड डे मील दे सकती है, सरकार चाहे तो मिड डे मील नहीं दे सकती, ठीक है, सरकार की मर्जी, हम उस पर केस नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, यहां तक जो मैंने बताया शायद यहां तक क्वेश्चन ना पूछे, ज्यादातर आपके पेपर में क्वेश्चन यह आता है कि बताइए नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है, क्या इनके बीच में कोई संबंध है या इनके बीच में क्या अंतर है, आपको इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत बारीकी से समझने वाली चीज है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है, ये हमको समझना है। देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि संविधान ने जनता के लिए कुछ अधिकार दिए हैं, जिसकी गारंटी दी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं, ठीक है, इसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। लेकिन इन अधिकारों के अलावा कुछ अधिकारों की और जरूरत पड़ सकती है जनता को, तो वो हमारे नीति निर्देशक तत्व में, यानी जो कमी मौलिक अधिकारों में रह गई, उस कमी को कौन पूरा कर सकता है, पूरक के रूप में देखा जाता है, यानी उसको पूरा कर सकता है हमारा नीति निर्देशक तत्व। ये समझ में आया पॉइंट। अगला देखो, जहां पे मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पे प्रतिबंध लगाते हैं, मौलिक अधिकार सरकार के कुछ काम पे बैन लगाते हैं, यानी सरकार अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करे तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, उसको रोकते हैं। वहीं पे नीति निर्देशक तत्व जो है वो नहीं रोकते कुछ भी, वो कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देते हैं, सरकार को प्रेरणा देते हैं कि आप ये करो, वो करो, जनता की भलाई के लिए काम करो, ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों में व्यक्ति के अधिकारों की बात है, व्यक्ति समझो इंडिविजुअल की बात चल रही है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति की बात नहीं करता, बल्कि पूरे समाज की बात करता है, यानी ठीक है, पूरे समाज में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पूरे समाज की बात करता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, मौलिक अधिकार व्यक्ति की बात करता है, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाज की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने अगर जाए सरकार, तो ऐसे में मौलिक अधिकारों से वो टकरा जाते हैं, कभी कभी विवाद हो जाता है। अब नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से कैसे टकराते हैं, इसका आपको एग्जांपल समझना है। देखिए, सरकार ने क्या करा, जमींदारों के पास बहुत जमीन होती थी, बहुत जमीन थी, बेइंतहा जमीन, तो सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लेके आए कि अब कोई जमींदारी प्रथा देश में नहीं चलेगी, ठीक है। उसको खत्म करने के लिए सरकार कानून लेकर आई। अब ऐसे में जो कुछ समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध करा, जमींदारों ने इसका विरोध करा। क्यों? जमींदारों ने ये बोल दिया कि भाई मौलिक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार है। मैंने आपको बताया था ना पहले, एक और मौलिक अधिकार होता था जिसको संपत्ति का अधिकार कहा जाता था। तो इन्होंने उस समय में मौलिक अधिकार के रूप में होता था संपत्ति का अधिकार, तो इन्होंने कोर्ट में जाके, ठीक है, केस कर दिया कि भाई संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे पास चाहे कितनी भी जमीन हो, हम कितनी भी जमीन रख सकते हैं, सरकार हमारी जमीन थोड़ी छीन लेगी हमसे, इन्होंने ये कह दिया। अब सरकार ने क्या करा, ये देखा कि एक तरफ कुछ लोगों का भला हो रहा है, यानी जमींदार जो थे वो संख्या में कम थे, कुछ लोग थे जिनके पास बहुत जमीन थी, लेकिन ज्यादातर जो जनसंख्या थी गरीब थी, उसके पास तो जमीन ही नहीं थी। सरकार ने क्या करा, सरकार ने कुछ लोगों की संख्या को ना देखकर ज्यादा लोगों का भला किसमें हो रहा था, यानी जनता का ज्यादा भला किसमें हो रहा था, इसलिए सरकार ने क्या करा, संपत्ति के अधिकार को ही खत्म कर दिया कि जाओ भाई, अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, जाके अब केस लड़ते रहो जितना लड़ना हो, ठीक है। तो सरकार ने ये करा। तो ऐसे में क्या हुआ, मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व से टकरा गए ना। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के निजी अधिकार की बात कर रहा है, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज की भलाई के लिए सरकार ने फैसला लिया था ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही था, तो ये कहा गया कि कानून मौलिक अधिकारों का हनन, ठीक है, ये कहा गया था कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने पूरे समाज का फायदा देखा, समाज का हित देखते हुए ये जो कानून था जमींदारी उन्मूलन कानून, इसको क्या किया, इसको लागू किया। तो यहां पे हमारा ये जो टॉपिक है खत्म हो जाता है। अब एक टॉपिक है हमारा लास्ट, मौलिक कर्तव्य। आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है और यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में कम बनता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं।
समझ लो, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब ये समझो कि होता क्या है, हम हमेशा कहते हैं सरकार को जनता के लिए ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, जनता को ये अधिकार दो, वो अधिकार दो, ऐसा हो वैसा हो। हम हमेशा सरकार को ही दोष देते रहते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इंडिया में ये कमी है, वो कमी है, भारत में ये कमी है, हमारे प्रधानमंत्री में ये कमी है, हमारी सरकार में ये कमी है। हम सरकार को हमेशा दोष देते रहते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि क्या हमारे भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं या कर्तव्य होने चाहिए? तो वो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। हम मौलिक अधिकारों की तो बहुत बातें करते हैं, हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन हम कभी भी अपने कर्तव्य की बात करते नहीं है। वो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ये बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए, संविधान में एक संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन। ये हुआ था 1976 में। उस समय देश में आपातकाल इमरजेंसी लगी हुई थी। इसमें नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की एक लिस्ट दी गई थी, ठीक है। आर्टिकल 51A के तहत कुछ मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। इसमें टोटल कितने कर्तव्य बताए गए थे? 11, यानी हमारे 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे। मौलिक कर्तव्य क्या है? हमारी देश के प्रति जिम्मेदारी, ठीक है, हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। यानी हम अधिकार लेने का अधिकार तो रखते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या आता है? हमें हमारे संविधान का पालन करना चाहिए, हमें हमारा जो झंडा है तिरंगा उसका सम्मान करना चाहिए, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन उसका सम्मान करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे लोग रहे हैं उसको, उनके आदर्शों को हमें अपने दिल में रखना चाहिए, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको हमेशा से काम करना चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा करना हमारे लिए, हमें हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने की जरूरत पड़े तो हमें कुर्बान कर देनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, इसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं। आगे देखो, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना चाहिए, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, जो हमें पेड़ पौधे मिले हैं, नदियाँ जो हमें मिली हुई है, जो हमें प्रकृति से जो संसाधन मिले हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, जीव जंतुओं को बचाना चाहिए, ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति जो है, उसका जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझना चाहिए और अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहिए, अपने, ठीक है, अपने गौरवशाली इतिहास को हमें याद रखना चाहिए। जो हमारे इतिहास में जो हमारे नायक रहे हैं हमें उन्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज लेनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए, जो हमें सरकार के, चाहे हमारा पार्क हो, हमारा स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, जो भी हमें सार्वजनिक संपत्ति मिली है उसको सुरक्षित करना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना चाहिए, पूरे देश को स्वच्छ रखना, हिंसा से अपने आप को दूर रखना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं देश के प्रति। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हमको उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। माता पिता या संरक्षक जो हैं उनको अपने बच्चों के लिए, यानी जो उसके 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा जरूर प्राप्त करवानी चाहिए, ठीक है, जरूर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी हमें केवल अधिकार नहीं लेने, हमें अपने देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य रखना है, ठीक है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, बता दो दिए मैंने आपको, आप इसको याद जरूर रखना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में अपना जो फीडबैक है वो जरूर दिया करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।